दोस्तों, हमने आपको एक दिन पहले पहले चरण के मतदान के फौरन बाद आए ओपिनियन पोल दिखाए थे। उस ओपिनियन पोल में साफ साफ लिखा था कि किंग मेकर बनने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल सीमांचल वाली जो जगह है वहां खास तौर पर एआईएमआईएम का गर्दा उड़ा हुआ है। ये लगातार तस्वीरें भी खबर आ रही है और निकलकर खबर भी आ रही है। यानी दूसरा चरण जो है पूरा फोकस्ड किस पर रहना है? एआईएमआईएम पर। लेकिन पहले चरण में उतनी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पहले चरण में सीधी लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच की थी, यानी एआईएमआईएम को बहुत हल्के में लिया जा रहा था। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद जो खबर निकल कर आई उसने महागठबंधन को भी बेचैन किया और एनडीए को भी। वजह इसलिए क्योंकि एनडीए में बीजेपी जरूर है लेकिन साथ में जेडीयू और एलजेपी भी है। ऐसे ही महागठबंधन के दोनों तीनों चारों जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी मुस्लिम वोटों की उनको दरकार होती है। लेकिन उनको उम्मीद थी कि जब सीमांचल पहुंचेगा चुनाव का दौर तब जाकर थोड़ी घबराने की जरूरत है, यहां नहीं। लेकिन पहले चरण के मतदान में पता लगा है कि यहां से भी कई सीटें एआईएमआईएम निकाल सकती है। लेकिन खबर आज ये नहीं है, इसके आगे की खबर है कि आपको दिखाने जा रहा हूं कि दूसरा चरण कैसे भारी पड़ने जा रहा है, कितनी जबरदस्त टूट हुई कई पार्टियों में और एआईएमआईएम कैसे मजबूत होती नजर आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले ये देखिए आज तक की खबर है, पढ़ लीजिए। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जोकीहाट से मुर्शीद आलम की बढ़त देखने को मिल रही है। इसमें बताया गया है जोकीहाट जो सीट है वहां पर क्या हालात है। 41% लोग, ये पतंग अगर आप देख रहे हैं तो ये एआईएमआईएम का चुनाव चिन्ह है। मुर्शीद आलम 41% लोग चाहते हैं जोकीहाट के कि मुर्शीद आलम वहां विधायक बने। दूसरे नंबर पर जेएसपी है, वहां जनसुराज की पार्टी, यानी कि ना महागठबंधन और ना ही एनडीए, दोनों पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जनसुराज दूसरे नंबर पर है। लेकिन इतना फासला है क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में अगर यह आंकड़ा है तो इसे कम समय में पाट पाना बहुत मुश्किल है। 28% लोग चाहते हैं कि जेएसपी के यानी जनसुराज के सरफराज आलम विधायक बने। यानी अगर आंकड़े में अगर अभी आप देखें तो तकरीबन 13% का अंतर नजर आता है। इसे पाट पाना बहुत मुश्किल है। 19% लोग चाहते हैं जेडीयू के मंजर आलम बने और सबसे आखिर में आरजेडी जोकीहाट सीट पर आरजेडी चौथे नंबर पर खड़ी है सबसे आखिर में। यानी आप तीनों के अगर आंकड़े भी निकाल कर देखेंगे तो कुल मिलाकर 41% वोटों 41% जनता जोकीहाट की चाहती है कि एआईएमआईएम के मिले। यह तादाद क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों इस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में पहले भी बता चुका था। जिस असदुद्दीन ओवैसी को या फिर जिस एआईएमआईएम को वे बहुत हल्के में लेने का काम हो रहा था बिहार के अंदर, जबकि ये जानते थे, मैं बार बार बता रहा हूं कि सीमांचल को लेकर तो पहले से क्लियर था कि जब मसला सीमांचल पहुंचेगा, चुनाव का ये दौर सीमांचल पहुंचेगा तब टेंशन लेनी है। क्योंकि सीमांचल में कांग्रेस का, आरजेडी का, जेडीयू का, एलजेपीआर का वोट कटेगा एआईएमआईएम के जरिए। लेकिन इधर नहीं अभी करना। लेकिन ये बात समझने वाली है कि बिहार में सिर्फ सीमांचल में मुसलमान नहीं है बल्कि अलग अलग जगह मुसलमान हैं। और पहले चरण में भी कई सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। खबर यह भी है कि पहले ही चरण में कम से कम 4 से 5 सीटें एआईएमआईएम जीत सकती है और बाकी की सीटें सीमांचल में कवर करेगी। इस तरीके से किंग मेकर की भूमिका निभाई जा सकती है। आगे देखिए, ये वो सीटें बताई जा रही हैं क्या क्या है। ये एक मोहम्मद असीम है, उन्होंने बताया, जमीनी सर्वे ने क्या बताया, कुल 11 सीटें हमने भी आपको दिखाया था। 14 से 18 सीटों का जिक्र किया जा रहा था कि 14 से 18 सीटें एआईएमआईएम जीत सकती है और बनेगी किंग मेकर। अब इसमें बताया जाए 7 सीटों पर तो पूरी तरीके से क्लियर है, जीत पक्की है। कौन कौन सी? अमौर में, बहादुरगंज में, कोचा धामन। ये कोचा धामन तो एक तरीके से गढ़ बन गया है एआईएमआईएम का, है तो अमौर भी, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में कोचा धामन है, जहां पर बीजेपी को भी झटका लगा भी हाल ही में। बीजेपी के एक मुस्लिम नेता ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी को छोड़ा और एआईएमआईएम में शामिल हुए थे। किशनगंज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, किशनगंज में भी हालात पलट सकते हैं। 22 बलरामपुर बारसोई, इसका भी दिखाया था, बलरामपुर बारसोई का हमने आपको, कि वहां पर भी एआईएमआईएम के प्रत्याशी को बंपर समर्थन मिल रहा है जनता का। ऐसे में जोकीहाट अभी मैंने आपको दिखाई दिया, मुर्शीद आलम 41% जनता चाहती है जोकीहाट की कि मुर्शीद आलम एआईएमआईएम के ही प्रत्याशी विधायक बने। अब जो कांटे की टक्कर है उसमें बताया जा रहा है ठाकुरगंज है, अररिया है, गोपालगंज है, कस्बा है, मुंगेर है और ढाका। लेकिन मुझे लग रहा है ढाका वाली सीट को भी ऊपर उठाकर रख देना चाहिए, राणा रणजीत सिंह को समर्थन मिला। अच्छा, आप कहेंगे कि ढाका मुस्लिम बाहुल है इसलिए कह रहा हूं, नहीं, मसला ये नहीं है। दरअसल जो मोर्चा खड़ा किया एआईएमआईएम ने वो 2 तरीके का मोर्चा है।
पहला मोर्चा तो मुसलमान वाला एआईएमआईएम को फैक्टर काम कर ही रहा है, इनके साथ आजाद समाज पार्टी भी है। आजाद समाज पार्टी आप ये कहेंगे कि बिहार में उसका वजूद क्या, वजूद तो बीएसपी का भी नहीं है, लेकिन जब दलित वोटर्स जो होते हैं वो खास तौर पर बहुत सारी चीजें भी देखते हैं। आप माने ना माने, बिहार में कई आपको नेता मिल जाएंगे, जिसमें रामविलास पासवान भी थे एक वक्त में, सब नेता हैं दलित वोटर्स के, लेकिन काशीराम से बड़ा नेता आज भी नहीं माना जाता, कि है नहीं वो दुनिया में, लेकिन काशीराम से बड़ा नेता आज भी नहीं माना जाता। ऐसे में काशीराम के बाद मायावती ने जब उत्तराधिकारी बनी तो बीएसपी में से पंजाब तक का वोट मिलता है, पंजाब में बीएसपी लड़े चुनाव तो वहां वोट मिलता है, हरियाणा में वोट मिलता है, बिहार में वोट मिलता है, तो हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और लेकिन बीएसपी जब 2012 में उत्तर प्रदेश में सत्ता से जाने के बाद कमजोर पड़ती नजर आई, इसी का फायदा आजाद समाज पार्टी या यूं कहा जाए चंद्रशेखर ने उठाया। पहले भीम आर्मी बनाई, फिर आजाद समाज पार्टी बनाई। और जो युवा दलित है वो एक ऐसा एग्रेसिव, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, वो एक एग्रेसिव नेता चाहता है। एग्रेसिव का मतलब तोड़फोड़ वाला नहीं, एग्रेसिव का मतलब ये होता है कि वो नेता आपके बीच में मौजूद हो, आपकी परेशानी के वक्त वो आपके साथ खड़ा हो, केवल ट्वीट ना खेले या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना चले जाए। ये मायावती जो एकदम जनता से थोड़ी दूर हुई, अब जरूर सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन उसका फायदा मिला आजाद समाज पार्टी को। और आजाद समाज पार्टी इस समय बिहार में एआईएमआईएम के साथ है। तो ढाका सीट पर पहला तो चूंकि वो बीजेपी एमएलए के भाई हैं, पहली बात राणा रणजीत सिंह, वो फैक्टर काम कर रहा है, और एक ठाकुर राजपूत आते तो उस लिहाज से। दूसरा एआईएमआईएम मुस्लिम, तीसरा आजाद समाज पार्टी दलित, तो सब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मुझे लग रहा है ढाका वाली सीट पर टक्कर तो नहीं, मैं आगे ही मानता हूं इन्हें। खैर, ये वाला हमने दिखाया था महागठबंधन में 110 सीटें से लेकर 115 सीटें महागठबंधन के खाते में, वहीं एनडीए के खाते में 95 से 98 सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। ये एबीपी न्यूज का खुद का सर्वे है जिसमें बताया है। वहीं एआईएमआईएम के लिए कहा जा रहा है किंग मेकर बनेगा, यानी 14 से 16 सीटें एआईएमआईएम जीत सकती है। ये अभी तक इसका आंकड़ा बहुत कम था, लग नहीं रहा था कि अकेले, ऐसा थोड़ी ना पूरा सीमांचल में जीत जाएगी एआईएमआईएम, है ना, लेकिन सीमांचल में अच्छी खासी सीटें निकलेंगी। अब ये सीटें बढ़ी कैसे, आप अंदाजा लगाइए। पहले चरण के चुनाव के दौरान कई सीटें ऐसी थीं जहां पर वाकई एआईएमआईएम मजबूत होती हुई नजर आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि इसीलिए दूसरा चरण बड़ा और दिलचस्प होता नजर आएगा। अब देखिए तादाद कैसे बढ़ती है इसमें, ये देखिए, पहला देखिए, कई लोगों ने बदला सियासी ठिकाना, मुख्तलिफ पार्टी से आए लोगों ने थामा एआईएमआईएम नेशनल का दामन। तो ये खबर निकल कर आई, एआईएमआईएम का कुनबा बढ़ता जा रहा है, भारी तादाद में लोग जुट रहे हैं, और ऐसे वक्त में जब दूसरा फेज बेहद करीब है। आज क्या है, 8 तारीख, 9, 10, 11, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कितना, 72 घंटे ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए, इससे ज्यादा बचा भी नहीं है। उसके बाद चुनाव, वोटिंग होगी। तो वोटिंग के से पहले अगर ये कुनबा बढ़ता जाता है तो अंदाजा लगाइए पब्लिसिटी के आधार पर बढ़ता है। कार्यकर्ता, कोई नेता टूटकर हारने के लिए थोड़ी ना आता है, या कोई इसलिए थोड़ी ना आता है कि हम हरावल दस्ते के साथ खड़े रहें। एआईएमआईएम का कुनबा अगर बढ़ रहा है तो उसका मतलब वहां पर इस बात की चर्चाएं जोरों पर है कि एआईएमआईएम मजबूत है। अब ये देखिए, यहां पर भी बहादुरगंज सीट, जिसका जिक्र भी मैंने किया था पिछले में ही, कि बहादुरगंज सीट पर भी कहीं ना कहीं हालात पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, बहादुरगंज विधानसभा से एक जानबाज एआईएमआईएम सिपाही ने एआईएमआईएम के पाले में एंट्री कर ली है। बहादुरगंज विधानसभा में खेला हो गया है। मासूम रजा साहब अब एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो गए। ये बड़ी खबर निकल कर आई, यानी कुनबा एआईएमआईएम का बढ़ता जा रहा है। बेचैनी महागठबंधन में भी है और एनडीए में भी। नमस्कार।